अगर आप सफलता चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहना पड़ेगा आपको। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स, एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। आज हम लोग इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम में कुछ विशेष टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे और आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि एटम क्या है, एटम की खोज कैसे हुई, एटम का नाम किसने दिया। ये सब बेसिक बातें हैं, मैं आपको 2-3 लाइनें बताऊंगा, बस ज़्यादा आपका दिमाग ख़राब नहीं करूँगा। ओके, तो सबसे पहले एटम दिया डाल्टन ने बताया एटम के बारे में। एटम क्या होता है कि एक जैसे एटम, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पेन है, अगर इसका छोटा सा भाग काट लेंगे तो ये छोटा सा भाग जो है वो एटम के बराबर ही काम करेगा। ठीक है, वैसे ही जैसे तरबूज होता है, तरबूज का छोटा सा पार्ट भी मीठा होता है और सेब का छोटा सा भी पार्ट मीठा होता है। सेब का छोटा सा पार्ट भी उतने के बराबर काम करेगा जितने बराबर वो काम करता है। ओके, डाल्टन ने इसके बारे में बताया। डाल्टन की थ्योरी मैं पीडीएफ में डाल के आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप उसमें नॉर्मल तरह से पढ़ लीजिएगा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेंगे। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से रदरफोर्ड का सबसे बड़ा काम था। रदरफोर्ड ने ये बताया कि जब किसी भी एटम की साइज़ के बारे में रदरफोर्ड ने सबसे ज़्यादा काम किया था। तो रदरफोर्ड ने बताया कि जो एटम का पूरा खोखला भाग होता है उसमें से जब किसी भी अल्फा पार्टिकल को हिट कराते हैं तो सारे पार्टिकल्स, अल्फा के पार्टिकल जो हैं, कुछ जाके कुछ पास जा कर के वापस आ जाते हैं, कुछ ऐसे जाके ऐसे निकल जाते हैं, ऐसे करके। ये सभी फिजिक्स का टॉपिक है, बस इसमें से आपको बेसिक समझनी है कि जो है एटम जो है वो क्या है। एटम एक गोल चीज़ समझ लीजिए आप, ठीक है, जहाँ से अल्फा पार्टिकल जाएगा, टकराएगा और वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम फिजिक्स से पढ़ेंगे, बट अभी हम यहाँ समझते हैं कि सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक से पहले मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। जैसे रिप्रेजेंटेशन करना है हमें सोडियम का, सोडियम Na, सोडियम होता है 11 और यहाँ लिखेंगे 23। तो ये हमारा होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और ये होता है हमारा मास नंबर। ठीक है, ये दो हो गए। ये हमारा रिप्रेजेंट, या इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं Z, यहाँ लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे M। तो ये A जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा, परमाणु क्रमांक हो जाएगा, और जो M है उसका मास हो जाएगा। यही तो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी है। ओके, तो इन दो चीज़ों में से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कुछ फॉर्मूले भी याद करने हैं कि न्यूट्रॉन कहाँ से आएंगे, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, ये सब चीज़ें आपको समझनी है। तो हमने ले लिया सोडियम का एक एटम। सोडियम के पास में 11 इलेक्ट्रॉन हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ, पहले मैं ये साफ कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं अब लिखता हूँ आपके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इसको ऐसे याद रखिए, E इज इक्वल P। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये हमारा एक एटम है, इस एटम के बीच में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं। जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं उसे हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करने पर जो आएगा उसे हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। ओके, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन राउंड करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, टहलते रहते हैं ऐसे करके। ठीक है, ऐसे घूमते रहते हैं। यहाँ पे नंबर्स आप लिख सकते हो, कुछ भी नहीं। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हो गया। अब यहाँ से एक फॉर्मूला आता है मास नंबर का। मास नंबर क्या होता है, जो न्यूक्लियॉन की संख्या होती है वही होता है मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है आपका, मैं यहाँ लिखता हूँ आपके लिए फॉर्मूला, मास नंबर। तो मास नंबर कितना हो गया आपका, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू M। यही फर्स्ट फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर अब हमारे पास यहाँ पर मास नंबर है, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर E इज इक्वल P इज इक्वल 8N, मतलब एटॉमिक नंबर, ये बराबर लिख दूँगा। तो ये 11 हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है, या प्रोटॉनों की संख्या है, तो हमने लिखा 11 प्लस न्यूट्रॉन हमको निकालने हैं बराबर 23, इसको इधर लेके आइए तो n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा हमारा 12। तो ये हमारा हो गया न्यूट्रॉन के नंबर्स। ठीक है, सिंपल है ना। तो ऐसे करके जो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आसानी से किसी भी एटम में निकाल सकते हैं, आपको ये याद रखना है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप। ठीक है, ओके, फिर आगे चलते हैं इसके। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, अब हम लोग पढ़ेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं। मैं सिर्फ डेफिनेशन बताने वाला हूँ, कुछ एग्जांपल बताऊंगा आपको। निकाल तो मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं। इसमें से ज़्यादा तो इसमें से एक ही 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, बस छोटे छोटे से आप आसानी से कर लोगे, मुझे भरोसा है आपके ऊपर पूरा का पूरा। हालांकि मैं आपको कुछ बता देता हूँ फिर भी। तो ये हमारा हो गया। अब आ जाइए सम न्यूट्रॉनिक पे। तो सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक ऐसे तत्व होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। सम प्रोटॉनिक क्या होंगे, जिसमें प्रोटॉनिक की संख्या बराबर होगी। सम न्यूट्रॉनिक क्या होंगे, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगी। समभारिक क्या होंगे, जिसमें दोनों तत्वों का भार बराबर हो, दोनों तत्वों का भार बराबर होगा। ठीक है, फिर जो है और क्या है इसमें, इतना दे दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक के एग्जांपल, जैसे सोडियम है, सोडियम में कितना होता है, 11 होता है। अब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना हो गया, 10। ठीक है, प्लस बन गया। मैग्नीशियम का 12 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितना बचा, 10। एल्युमिनियम Al 13 होता है, 3 निकल गए तो कितना बचा, 10। ये सब इलेक्ट्रॉनिक है। संभारिक में क्या होता है, भार समान होते हैं, मतलब ऊपर वाली जो वैल्यू होती है बराबर होती है। ठीक है, यहाँ देखो 40 से लिखा है, संभारिक है। 18 ऑर्गन 40, 20 ऑर्गन 40। ठीक है, ऐसे ही सम न्यूट्रॉनिक होता है। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं, न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 13 से 6 कितना बचेगा, 7। इसमें से घटाओ कितना बचेगा, 7। सम न्यूट्रॉनिक हो गया। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे उसके बाद आते हैं कि सम इलेक्ट्रॉनिक के बाद में क्या आता है। इसमें आता है ऑफ-बाउ का नियम। इस नियम से पहले हम थोड़ी और एटम की बेसिक स्ट्रक्चर और उसके बारे में पढ़ेंगे। ये तो हमने आपको पढ़ा दिया ना कि इलेक्ट्रॉनिक, सम प्रोटॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। अब इसमें पढ़ना है हमें कि अगर एक एटम के पास में कोई अल्फा पार्टिकल आके हिट करता है, हिट करने के बाद क्या होता है, हिट करने के बाद में क्या होता है। तो हमने मान लिया कि अल्फा कण की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी भी मान लीजिए, और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। वो आके टकराएगा एटम से, टकराने के बाद में क्या होगा, वो टूट सकता है, वापस जा सकता है, मुड़ सकता है, किधर भी जा सकता है। ठीक है, ये हो सकता है इसमें। अब इसके आगे क्या हो सकता है, तो इसके आगे होगा कि उसमें से कुछ बनेगी उसकी रेडियस, कुछ बनेगी रेडियस, और कुछ बनेगी उसकी वेलोसिटी, कुछ बनेगी उसकी एनर्जी, और कुछ बनेगी उसकी वेवलेंथ, कुछ बनेगी उसकी फ्रीक्वेंसी। इतनी चीज़ें, इतने एक्शन होंगे एक एटम के अंदर जब उस पर आकर के एक अल्फा पार्टिकल टकराएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो अब हम समझते हैं कि इसके बारे में रदरफोर्ड के बाद किसने बताया, बोहर ने बताया। बोहर ने ये बताया, नील बोहर ने ये बताया कि अगर कोई एटम है और उस एटम के पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी कक्षा में लगातार घूमते रहते हैं, घूमने के लिए जो उनको एनर्जी मिलती है वो एनर्जी उसके सेंट्रीपिटल फोर्स से मिलती है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उससे मिलती है, कूलॉम्स लॉ से मिलती है। ठीक है, अगर ऐसा हो कि एक एटम लगातार घूम रहा है अपनी कक्षा में, ये पॉजिटिव है, अगर यहाँ पर ऐसे घूम रहा है तो ये इसमें गिर क्यों नहीं जाता, ये माइनस ये प्लस है तो इसको खींच लेगा। ये गिरता इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता रहता है और एक्सटर्नल फोर्स काम करता रहता है, अपकेंद्र बल काम करता रहता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं और अपनी जगह पर घूमते रहते हैं। ठीक है, हालांकि ये हमें नहीं पढ़ना है, ओके। बट इसी से जो हमारा बोर का रेडियस आएगा, उस रेडियस का फॉर्म ये होता है, R इज इक्वल कैसे, अब ये एक एटम है, हमने यहाँ पर अल्फा गन लगा दी, अल्फा पार्टिकल गन लगा दी, यहाँ पर पार्टिकल गन लगा दी हमने यहाँ पर, तो गन ऐसे जाके टकराएगी तो यहाँ से वापस आ जाएगा, कुछ पार्टिकल ऐसे निकल जाएंगे। ठीक है, ऐसे निकल जाएंगे। तो ये जो हमारा सिस्टम था, इस सिस्टम को सोच करके बोहर साहब ने कुछ फार्मूले दिए, सिंपल से फार्मूले दिए। उन फार्मूलों का डिस्कशन हमें नहीं करना है क्योंकि ये फिजिक्स टॉपिक है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसके फार्मूले को समझना है। ठीक है, अगर आपको वो समझना है तो मैं दूसरी वीडियो जो हमारी इसी टेलीग्राम के लिंक में दी हुई है, आप उस पर जाइए, चेक करिए और पढ़िए उससे।
तो ये हो गया आर, आर बराबर कितना है 0.529 Z/n²। अगर रेडियस को पहली कक्षा में कितनी होगी 0.529 होगी, दूसरी कक्षा में कितनी होगी, यहाँ पर 4 हो जाएगा, तीसरे में 9 हो जाएगा, चौथे में 16 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, फिर जो है वेलोसिटी निकालना है, जो घूम रहा है उसमें एटम, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v = 2.1 × 10⁸ Z/n हो जाएगी, e इतनी हो जाएगी, ठीक है। माइनस का 2.18 × 10⁻18 Z² ठीक है। अब उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आते हैं, ये दिया है किसी भी पार्टिकल से जो एटम होता है, उस एटम से पार्टिकल निकलता है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 1/λ = R1/n² - 1/n2²। तो यहाँ से जो वेवलेंथ निकलती है वो वेवलेंथ की ये होती है, इसमें R जो है रिडबर्ग नियतांक है, ठीक है। रिडबर्ग नियतांक इसलिए लिया गया क्योंकि इससे वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, मतलब इससे हमें लिखने में थोड़ा आसानी रहती है, क्योंकि सारी वैल्यू तो कट जाती है, ठीक है। तो हम ये सोचते हैं कि पहली कक्षा में एनर्जी कितनी होती है, तो पहली कक्षा में एनर्जी -13.6/n², जब 1 रखेंगे तो हो जाएगा -13.6। किसके लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, आपको याद रखना है, ओके। अच्छा, इसको साफ करते हैं, इसके आगे चलते हैं मेरे भाई। चलो, ये तो साफ ही नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मैं दूसरा ले लेता हूँ मार्कर, ठीक है। इतना हो गया। अब इसमें चलते हैं सीधे हम लोग। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि जो 1/λ दिया है, इसमें लैम्डा में कौन सा दृश्य प्रकाश होगा, कौन सा अवरक्त होगा, कौन सा पराबैंगनी, कौन सी वेव में। तो ये आपने सीरीज़ पढ़ी होगी, लाइमन, बायमन, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। तो लाइमन जो है वो पराबैंगनी देता है, बामर दृश्य देता है, लाइमन, बामन, पास्चन अवरक्त देता है, फुंड भी, और बाकी जितनी भी हैं वो सभी अवरक्त होती हैं, ठीक है। इतना हो गया। चलिए, इसमें आगे हम चलते हैं आपबाउ के नियम पर। आपबाउ ने हमें ये बताया कि अगर हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि n+l की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी वो बाद में आएगा, जिसकी कम होगी वो पहले भरा जाएगा, ठीक है। यही रूल बताया आपको, यही रूल याद रखना है कि n+l। तो हम आपको एक बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले, हमारा फेवरेट जो है सोडियम है, तो हम सोडियम ले लेते हैं। सोडियम क्योंकि सोडियम है, सोडियम 23, ये हमने ले लिया। तो कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब आप इसमें चेक करिए, ये हमारा है n और ये हमारा है s। तो n+l, l क्या होता है, क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग्स। अभी मैं क्वांटम नंबर इसके बाद बताऊंगा आपको क्वांटम नंबर क्या होता है। क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, स्थिति, ऊर्जा और उसके चक्रण के बारे में बताता है, ठीक है। जहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या n से रिप्रेजेंट करते हैं, l से उसकी उप ऊर्जा स्तर को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो m होता है उससे उसका जो अभिविन्यास होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो s होता है उस s से चक्रण प्रदर्शित करते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं इस पर। तो ये हो गया हमारा n। इस वाले के लिए पहले हम निकालते हैं 1s2 के लिए निकालते हैं n+l। तो इसके लिए n कितना है 1, s के लिए l की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, l के लिए s p d f 0 1 2 3। तो इसके लिए n कितना हो जाएगा 0, तो ये हो गया 1। देखो यहाँ पे मैंने लिखा 1। फिर 2s2 के लिए आ जाओ, तो कितना हो जाएगा n+l कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे आ गया 2, देखिए। फिर देखिए 2p6 पे आ जाइए, 2p6, 2 के लिए n है 2 + 6, इसके लिए कितना हो जाएगा, p के लिए 1, ये हो जाएगा 3। देखिए 2 के बाद 3 आया है। फिर 3s2 पे 3s1 पे आ जाइए, तो इस पर क्या हो जाएगा हमारा 1 पे हो जाएगा 3 + 0, कितना हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पर 2 3 हैं, आप कहेंगे कि सर ये वाला तो पहले कर सकते हैं, ये वाला बाद में कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको ये याद रखना है कि जैसे जहाँ पर वैल्यू बराबर आ जाएगी, तो वहाँ पर जहाँ पर जिसकी वैल्यू n की वैल्यू कम होगी, पहले n की वैल्यू कम वाला पहले रखेंगे, बाद में n+l की वैल्यू में जो n ज़्यादा होगा उसको बाद में रखेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बस आपबाउ के नियम में इतना ही है, आपको यही याद रखना है, बाकी इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है।
ठीक है। अब पाउली के अपवर्जन नियम पे आ जाते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको क्वांटम संख्या थोड़ी बता देता हूँ, ठीक है। जब भी मैं समझाऊंगा तो समझ में अच्छी तरह से आएगा। क्वांटम संख्या क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की, जब एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए जो भी संख्याएं जो उसके बारे में बताती हैं उन्हें हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या, मेन क्वांटम नंबर, ठीक है। इसे n से डिनोट करते हैं, ठीक। मैं लिख देता हूँ, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा n, ठीक है। ये क्या करते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या है। क्वांटम संख्या क्या करती है, आकार बताता है, किसका, साइज, एटम का साइज बताता है, ठीक है, या मुख्य ऊर्जा स्तर को बताता है, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है एजीमुथल एल, ठीक है, मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या एल, ये क्या बताता है, ये उप ऊर्जा स्तर बताता है, ठीक है, उप ऊर्जा स्तर बताता है, उप ऊर्जा स्तर ये बताता है, उप ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर बताता है, ठीक है, उप ऊर्जा स्तर, स्तर बताता है, ओके। एस एन एल एम, एम के लिए क्या बताता है, एम बताता है आपका अभिविन्यास, अभिविन्यास, अभिविन्यास बताता है। एस चक्रण बताता है, ठीक है। अब आपको एग्जांपल बताते हैं एक, तो पहले L की वैल्यू S P D F के लिए कितनी थी, 0 1 2 3, ठीक है। N के लिए अगर सिर्फ हमें नॉर्मल वैल्यू निकालनी हो, L की कितनी हो जाएगी, अगर कुछ ना दिया हो तो L की वैल्यू हो जाएगी n, यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2n स्क्वायर। मतलब क्या है कि अगर ये दिया है कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो है तीसरी कक्षा में घूम रहे हैं तो उसमें L संभावित कितने हो सकते हैं, तो n हो सकते हैं, ठीक है। पूछेगा कि m की वैल्यू संभावित कितनी हो सकती है, तो n स्क्वायर की वजह, मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में घूम रहा है, ठीक है, दूसरी कक्षा में घूम रहा है, तो l की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो सकती है। फिर ये पूछ सकता है कि m की टोटल कितनी वैल्यू हो सकती है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 हो सकती है। फिर ये पूछ सकता है कि s की टोटल कितनी वैल्यू हो सकती है, तो 2n स्क्वायर हो सकती है, ये हो सकता है, ओके। इतना हो गया। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। एक वो एग्जांपल है 3p2, 3p2 की चारों क्वांटम संख्या बताइए। तो n कितना है, इसमें 3 है, ये देखिए ये n होता है। अब इसमें l की वैल्यू निकालनी है, l के लिए, p के लिए l कितना होता है, 1, तो ये हो गया 1। अब इतना दिया हुआ है, m की वैल्यू l से कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए होता है 2l + 1। L की वैल्यू कितनी आई है, 1, तो m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा 2 × 1 + 1, तो हो जाएगा 3 वैल्यू टोटल होगी। 3 वैल्यू मतलब ये 3 वैल्यू, 1 2 3, -1 0 + 1, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। तो s कितना हो जाएगा, -+1/2, तो +1/2 ऊपर होगा तो +1/2, नीचे होगा तो -1/2। सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर कर दिया 4, ये मैंने 4 कर दिया। जब मैं 4 करूँगा तब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। जब मैं 4 कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू s की हो जाएगी -1/2, और तब m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तब m की वैल्यू हो जाएगी -1। और इस पहली कंडीशन पे m की वैल्यू कितनी थी, 0। पहली कंडीशन m की वैल्यू 0 थी, अब है m की कंडीशन -1, ठीक है। ये हमारा हो गया था क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर के आगे हम लोग समझेंगे पाउली का अपवर्जन नियम। इसको जरा साफ कर लो, ठीक है। तो ये हमारा इतना हो गया बेसिक। इसमें जो है बाकी जो है बहुत ही सिंपल से हैं, आप भी उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये साफ़ नहीं हो रहा है, मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ सही से, जिससे आप आसानी से साफ हो जाए। चलिए ठीक है, अब जो है चलते हैं पाउली के अपवर्जन नियम पे। बस आपको मैं नियम बताऊंगा, नियम क्या होता है। पाउली के अपवर्जन नियम में क्या होता है
कि किसी भी परमाणु के लिए, किसी भी एक परमाणु के किसी भी जो एटम होता है उस एटम में किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बराबर नहीं हो सकते हैं। यही नियम है पाउली का। ठीक है, फिर हुंड के नियम में आ जाइए। जब हुंड के नियम का अनुसार जो इसका क्लियर वाली वैल्यू है, वो वैल्यू ये है कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भरते हैं, जैसे कि हमने भरा 3p2, सपोज करिए एक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट वाला क्रोमियम, इसका तो अपवाद है, कॉपर भी इसका अपवाद है। हमने लिखा, चलो क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन 17 ले लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2, ये दो 10 हो गए इतने, 3s2 3p5 हो गए। अब अगर हम इस 5 वाले इलेक्ट्रॉन को समझें तो ये हो गया हमारा p का कक्षक। p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। कक्षक कितने होते हैं? s p d f। यहाँ लिखिए कक्षक, इलेक्ट्रॉन की संख्या। कक्षक कितने हैं? इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है यार, ये 5 है और ये 7 है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, इसमें 6 हो सकते हैं, इसमें 10 हो सकते हैं, इसमें 14 हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें भरा इलेक्ट्रॉन, चलिए 5 है हमारे पास। पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे, पहले सारे के सारे जो होंगे वो क्लॉकवाइज होंगे, मतलब प्लस वाले होंगे। फिर जो दोबारा भरेंगे वो कैसे होंगे? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब माइनस के। यही हुंड का नियम कहता है, सबसे पहले आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से सारे के सारे कक्षक भर दीजिए, फिर जो इलेक्ट्रॉन बचे उनको दोबारा भरिए। ठीक है, यही इसका नियम है। हुंड के नियम के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, कोई भी sp-df में जब भी हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, सबसे पहले हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को कोटा फुल करना पड़ता है, बाद में जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन उसे पूरा करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना। बट इसके 2 अपवाद हैं, ये एक 24 एक 29। इसका देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट तो यही है। ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। टू पी 2p6, ये 10 हो गए। 3s2 3p6 4s2 कितने हो गए? ये हो गए 10, ये हो गए 8 और ये 10 20 हो गए आपके। कितना है? 24। अब ये हो जाएगा 3d4, 24 हो गए ना। बट ये जो है इस कॉन्फ़िगरेशन को नहीं मानता है हुंड का नियम, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। जैसे कि ये देखिए हमारा हो गया 5, 1 2 3 और ये 4 1 5, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये संरचना जो है अभी जो है स्थायी संरचना नहीं है, तो इसको स्थायी बनाने के लिए क्या करता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर कर दे, तो सेम टू सेम इतना रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा 4s1 3d5 और यहीं पर Cu 29 में आ जाइए। इस 29 में क्या सेम इतना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 4s1 3d10, यहाँ पर 9 आएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा इसमें। अब इसके आगे जो दिया हुआ है वो है आगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट जो था मैंने आपको बता दिया है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत ये बताता है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बतानी है, पोजीशन और उसमें जो और भी तत्व मिल रहे हैं, मतलब पोजीशन और मास, मतलब पोजीशन, मास और वेलोसिटी, सभी का एक साथ निर्धारण करना असंभव है। मतलब सभी का एक साथ निर्धारण आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आज पता नहीं क्या हो गया, ये साफ भी नहीं हो रहा सही से। चलिए कोई बात नहीं है ना। तो मोमेंटम अब साफ होगा ये। मोमेंटम और पोजीशन, डेल्टा मोमेंटम डेल्टा पोजीशन का एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते, यही रूल है भैया। बस जब से यही पूछेगा फॉर्मूला, अगर इसको और मॉडिफाई कर देगा तो m डेल्टा v कर देगा, डेल्टा x कर देगा और यहाँ पर कर देगा h/4π। ठीक है, h/4π कर देगा। अब आपको क्या देगा, अगर हम मोमेंटम को ज़ीरो कर दें, अगर हम मोमेंटम को ज़ीरो कर दें तो पोजीशन कहाँ होगी? ठीक है, अगर मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा तो पोजीशन कहाँ होगी? सर आपको ये बताना है। तो अगर हम मोमेंटम ज़ीरो करेंगे तो पोजीशन सर इन्फिनाइट हो जाएगी।
ये आपको याद रखना है। अगर हम पोजीशन को जीरो करते हैं तो मोमेंटम भी इन्फिनाइट हो जाएगा, आपको ये भी याद रखना है। इसके आगे जो दिया हुआ है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत टोटल इफेक्ट, वो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डलवा दूंगा। मैंने वो पढ़ा रखा है पहले से फिजिक्स के टॉपिक में, आपको वहीं से इसको क्लियर कर लेना है, ठीक है ना। तो बाकी का जो टॉपिक है इसमें आई थिंक इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसमें एक चीज़ अभी और रह गई है, वो पढ़ाना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। ये दो टॉपिक हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और अपना प्यार ज़रूर दीजिए। कमेंट बॉक्स में प्यार के रूप में कुछ भी लिखिए। नमस्कार, जय हिंद।